ये लोग वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो अपनी बिल्डिंग के पास आते हैं तो वो डर जाते हैं क्योंकि इनके घर में आग लगी हुई थी। मैक्स ने $2.5 मिलियन का लोन लिया था अपने इस घर के लिए। अब मैक्स और एलिना इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं क्लेम के लिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की एम्प्लॉय उनसे कहती है कि हमने चेक किया है, ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी है, बल्कि ये आग मोमबत्ती की वजह से लगी है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी मुआवजा नहीं देगी। इस बात से वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एलिना ने उस अपार्टमेंट के लिए खुद की सिक्योरिटी रखी थी, यानी कि अब बैंक को तो पैसे चाहिए और इनके पास अब पैसे नहीं है। तो अब बैंक वाले एलिना के पास आते हैं और उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं और एलिना से लगभग 40 साल लेना चाहते हैं। इस बात से मैक्स बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो एयरन कंपनी की सीईओ सोफी थाइसन के पास जाता है। मैक्स सोफी से $2.5 मिलियन मांगता है। वो कहता है कि मैं काम करके चुका दूंगा। सोफी पहले तो कुछ सोचती है, फिर कहती है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सोफी थाइसन का कोई जवाब नहीं आता। तो मैक्स और एलिना की वकील लूना एयरन कंपनी में जाते हैं जहाँ पर एलिना को रखा गया था, लेकिन स्टाफ उन्हें एलिना से नहीं मिलने देते क्योंकि वो 2 घंटे बाद एलिना की ड्यूरेशन है, मतलब 2 घंटों के बाद एलिना से उसके 38 साल ले लिए जाएंगे। इस बात से मैक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जबरदस्ती अंदर घुस जाता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है। अब वो वक्त आ जाता है जब एलिना से उसकी जिंदगी के पूरे 38 साल छीन लिए जाएंगे। एलिना बहुत रोती है, चिल्लाती है, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं, फिर वो लोग उसका किसी तरह का एक ऑपरेशन करते हैं। इसके बाद मैक्स एलिना को लेकर लोकल एरिया में आ जाता है क्योंकि उसके पास अब ज्यादा पैसे नहीं है। वो एक सस्ता रूम लेता है रहने के लिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एलिना की उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है। एक दिन मैक्स को उसकी कंपनी से मैसेज आता है। मैक्स जल्दी से अपने ऑफिस जाता है। वो बहुत खुश था कि कोई अच्छी खबर होगी, लेकिन उसे स्टाफ से पता चलता है कि उसका प्रमोशन हुआ है। इस पर मैक्स उससे पूछता है कि क्या कुछ और नहीं कहा उन्होंने। इस पर वो लड़की कहती है कि तुम अब पहले से ज्यादा कमाओगे। ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर सोफी थाइसन पर पड़ती है और वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी उसे अजीब तरह से देखती है, बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इधर एलिना जब खुद को मिरर में देखती है तो वो डर जाती है। अब वो 60 साल की बूढ़ी औरत हो चुकी है और वो बहुत कमजोर भी हो गई है। अगले दिन मैक्स उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि इस हालत में आपको 40 साल नहीं निकालने चाहिए थे क्योंकि एलिना प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हुआ है। ये सुनकर मैक्स को बहुत अफसोस होता है। इसके बाद मैक्स एलिना को लेकर उसके मॉम डैड के घर चला जाता है। मैक्स एलिना के साथ रहना चाहता है, लेकिन एलिना उसे समझाती है कि हम अब साथ में नहीं रह सकते। अब मैं साथ में बूढ़ा हो रहा था, लेकिन मैं अकेली ही बूढ़ी हो गई हूँ और तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन मैक्स एलिना से वादा करता है कि वो इसे ठीक करके ही रहेगा। मैक्स एक गार्डन में बैठा होता है, तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है। मैक्स उसका पीछा करता है। मैक्स को उस पर शक था। वो उस बच्ची से पूछता है कि तुमने ये क्यूट सा बेबी फेस कहाँ से करवाया है। वो उसे उन लोगों का पता बता देती है। मैक्स 30,000 यूरो ट्रांसफर कर देता है और डील पक्की कर लेता है। ये एक इलीगल क्लिनिक है जो टाइम डोनेशन प्रोग्राम चलाती है। इसके बाद मैक्स एक आदमी से मिलता है जो उसे 2 जाली पासपोर्ट और एक गन देता है। अब मैक्स पूरी तैयारी के साथ सोफी थाइसन का पीछा करता है। मैक्स के पास अच्छा मौका था क्योंकि वहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। जब वो पीछे मुड़ती है तो मैक्स शॉक हो जाता है क्योंकि वो पूरी तरह जवान हो गई थी। मैक्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और वहाँ पर एडम ग्रुप का निशान बना देता है। मैक्स को लगता है कि उसने एलिना से उसकी उम्र छीनकर खुद जवान हो गई है। वो उसे कार में डालकर सीधा एलिना के पास ले जाता है और उसे बताता है कि मुझे इसका इलाज मिल चुका है। फिर वो दोनों एक कार गैराज में आते हैं जहाँ मैक्स ने एलिना को छुपाया हुआ था, लेकिन एलिना ऐसा करने से मना कर देती है। मैक्स उसे बताता है कि मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है, हमें अभी जर्मनी से बाहर निकलना होगा, लेकिन एलिना उसके साथ जाने से मना करती है। लेकिन मैक्स किसी भी तरह उसे मना लेता है क्योंकि जेल तो वैसे भी होगी ही, क्योंकि उन्होंने सोफी थाइसन को जो किडनैप किया है। इधर नोवा और काया को पता चल जाता है कि ये काम एडम ग्रुप का नहीं है क्योंकि वो किडनैपिंग नहीं करते, वो सीधा मार देते हैं। लेकिन नोवा को पता चल जाता है कि ये काम मैक्स ने किया है क्योंकि कब्रिस्तान के बाहर सीसीटीवी में मैक्स की कार आ गई थी और मैक्स फेक आईडी से एवन कंपनी में घुसा था जिसकी वीडियो नोवा के पास थी। अब नोवा अपनी पूरी टीम के साथ मैक्स और एलिना को पकड़ने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे उनकी लोकेशन मिल चुकी है। वहाँ पहुंचकर उन्हें कोई नहीं मिलता, लेकिन वो गाड़ी मिल जाती है जिससे मैक्स ने सोफी को किडनैप किया था। लेकिन ये सब मैक्स का प्लान था। वो लोग यहाँ से पहले ही निकल चुके हैं। वो लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। इधर एवन कंपनी में काया और नोवा अपनी पूरी ताकत से उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो लोग हर सीसीटीवी को चेक करते हैं। यहाँ नोवा काया को बताता है कि मैक्स एलिना से कैसे मिला था। वो बताता है कि मैक्स एलिना से डोनेशन के जरिए मिला था, लेकिन उसने उसे डोनेशन के लिए राजी नहीं किया, बल्कि उसके प्यार में पड़ गया और शादी कर ली। कहीं न कहीं नोवा को लगता है कि मैक्स और एलिना को गलत तरह से फंसाकर उसकी जिंदगी छीनी गई है। लेकिन काया सोफी की वफादार है। वो बताती है कि मैं सोफी थाइसन की बॉडीगार्ड पिछले 30 सालों से हूँ और अभी उसकी उम्र 64 साल है। ये सुनकर नोवा चौंक जाता है। इधर मैक्स और एलिना लिथुनिया बॉर्डर की तरफ एक शिप से सफर कर रहे थे, लेकिन इस बार वो नोवा की नजर में आ गए हैं। नोवा को उनका पता शिप के सीसीटीवी से लग जाता है और वो अपनी पूरी फौज के साथ वहाँ पहुँच जाता है। और जैसे ही शिप लिथुनिया बॉर्डर पर पहुंचती है, जैसे ही सब लोग वहाँ से बाहर जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा चेकिंग होती है। हालांकि इन दोनों के पास पासपोर्ट है, लेकिन ये काफी नहीं है। उन्हें वहाँ देखकर मैक्स और एलिना बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अगर वो पकड़े जाएंगे तो जिंदा तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। तभी मैक्स को एक आइडिया आता है। मैक्स एक फैमिली को गन पॉइंट पर लेकर उनकी कार में बैठ जाता है और उस फैमिली का एक मेंबर वैन में होता है, लेकिन वैन को सिक्योरिटी गार्ड रुका देते हैं और पूछते हैं कि गाड़ी में क्या है। तो वो आदमी कहता है कि बाथरूम है जर्मनी से। सिक्योरिटी उसे वो बॉक्स खोलकर दिखाने को कहती है, जिससे वो आदमी बहुत डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो उसे जाने देता है। वहाँ से बाहर निकलकर कुछ दूर जाने पर मैक्स और एलिना उस फैमिली को आजाद कर देते हैं, लेकिन मैक्स उनके फोन लेकर तोड़ देता है और कार का एक टायर फोड़ देता है ताकि वो लोग इनके बारे में किसी को कुछ न बता पाए। लेकिन एलिना को ये सब देखकर बहुत दुख होता है, पर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैक्स डॉक्टर को कॉल करता है ये बताने के लिए कि हम आ रहे हैं। थोड़ा आगे जाने पर वो लोग एक जगह रुककर सोफी को बाहर निकालते हैं। सोफी उनसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए।
मैक्स कहता है कि हमें वो चाहिए जो हमारा है। इस पर सोफी कहती है कि मेरी मोम तुम्हें सब कुछ दे देंगी। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। वो बताती है कि मैं मारी थायसन हूँ, उनकी बेटी, तुमने गलत इंसान को किडनैप किया है। लेकिन मैक्स को उस पर भरोसा नहीं होता। वो मारी थायसन की फोटो दिखाता है जो 10 साल पहले मर गई थी। लेकिन मारी उसे बताती है कि ये मेरी बड़ी बहन है लूसी। अब ये सोफी थायसन है या फिर मारी थायसन है, ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल हम इसे सोफी ही समझते हैं। लेकिन मैक्स उसकी एक नहीं सुनता और उसे फिर से शॉक देकर बेहोश कर देता है। एलिना इस बात से परेशान हो जाती है और जिस डॉक्टर के पास वो लोग जा रहे थे वो भी उनका कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए वो लोग एक होटल में जाकर रुकते हैं जो बंद पड़ा हुआ था। रात को सोफी एलिना से कहती है कि तुम ही हो ना जिसने मेरी मॉम को 40 साल बेचे हैं। इस पर मैक्स भड़कते हुए कहता है कि ये खेल खेलना बंद करो, तुमने उससे वो 40 साल छीने हैं। सोफी कहती है कि मैं भी डोनेशन के खिलाफ हूँ। जो तुम्हारे साथ हुआ है बहुत लोगों के साथ होता है। सोफी यहाँ बताती है कि EU बॉर्डर से बहुत सारे बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं या फिर उनके माँ बाप उन्हें बेच देते हैं और अमीर लोग पैसा खर्चा करके जवान हो जाते हैं। लेकिन मैक्स को अभी भी उस पर भरोसा नहीं होता कि वो सोफी की बेटी मारी है। तभी एलिना कहती है कि अगर ये सोफी की बेटी मारी हुई तो क्या होगा। मैक्स कहता है कि अगर ये उसकी बेटी भी हुई तो भी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होने के चांसेस हैं। लेकिन ये बात एलिना को सही नहीं लगती क्योंकि वो अपनी जवानी के लिए किसी बेगुनाह की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। इसके बाद सोफी मैक्स कहती है कि उसे नहाना है तो मैक्स उसके हाथ खोल देता है और सोफी नहाने चली जाती है। मौका देखकर सोफी मैक्स के सर पर पाइप मारकर वहां से भाग जाती है। मैक्स भी उसके पीछे जाता है। सोफी पास वाले जंगल में चली जाती है जो बहुत भयानक जंगल था। वो वहां पर काया को कॉल करती है और खुद को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन तभी उसका फोन पानी में गिर जाता है। वो फोन को ढूंढती है लेकिन तभी वो दलदल में फंस जाती है। वो डूबने ही वाली थी कि तभी वहां एलिना आकर उसे बाहर निकाल लेती है और उसे वापस होटल में ले जाती है। जब सोफी नहा रही थी तब एलिना नोटिस करती है कि सोफी के शरीर पर किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन का निशान नहीं है। इसका मतलब ये सोफी नहीं बल्कि उसकी बेटी मारी है और वो ये बात जाकर मैक्स को बताती है। मैक्स कहता है कि जब जवान होते हैं तो नई स्किन आ जाती है और निशान गायब हो जाते हैं। वो भोलेपन का नाटक कर रही है। मैक्स किसी भी तरह एलिना को मना लेता है। इधर नोवा को इन तीनों की लोकेशन पता चल जाती है कि वो लोग लिथुनिया बॉर्डर के पास है जो यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है। नोवा अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ जाने को निकल जाता है। इधर मैक्स और एलिना आराम से सो रहे थे तभी वहाँ एडम ग्रुप के लोग आ जाते हैं जो इन दोनों पर गन पॉइंट कर देते हैं। मैक्स पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ लिलित आती है जो एडम ग्रुप की लीडर है। उन्होंने मारी थायसन को बंदी बना लिया था। मैक्स कहता है कि प्लीज तुम उसे मत मारना। इस पर लिलित कहती है कि हम मारी थायसन को क्यों मारेंगे। ये सुनकर मैक्स शॉक हो जाता है क्योंकि अब तक वो मारी को सोफी समझ रहा था। मैक्स लिलित से कहता है कि मेरी वाइफ को डोनेशन देने के लिए मजबूर किया गया था। यहाँ लिलित सच्चाई बताती है। वो बताती है कि सोफी को डोनेशन की जरूरत थी और उसकी मैच थी एलिना, इसलिए सोफी ने तुम्हारे दूसरे डोनर को मरवा दिया और सोफी ने तुम्हें एलिना का डोनेशन मैनेजर बनाया था लेकिन तुमने उससे शादी कर ली। मतलब ये सब सोफी का एक प्लान था, मैक्स को महंगा अपार्टमेंट दिलाना और उसे लोन दिलाना। इसके बाद उसके घर में आग लगाना जिससे मैक्स पूरी तरह टूट जाए और लोन के पैसे के बदले बैंक एलिना के 40 साल ले ले जिससे सोफी जवान हो जाए। इस पर एलिना लिलित से कहती है कि तुम भी कोई दूध की धूली भी नहीं हो, तुम भी बेकसूरों की जान लेती हो। ये सुनकर लिलित एलिना के हाथ में गन देकर मारी को मारने को कहती है लेकिन एलिना उसे नहीं मार पाती। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी मैक्स के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो डॉक्टर बक ने भेजा था। अब से मैक्स और एलिना के पास 6 घंटे हैं। अगर ये लोग 6 घंटों से पहले नहीं गए तो इनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। और अब तक सोफी थायसन, नोवा और काया भी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंच चुके थे। दरअसल लिलित सोफी थायसन को पकड़ना चाहती थी मैक्स के जरिए। अब लिलित मैक्स को बाहर भेजती है। मैक्स बाहर आकर कहता है कि मारी थायसन जिंदा है और मुझे सिर्फ सोफी थायसन से बात करनी है। अंदर लिलित का एक साथी कहता है कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो क्या करें। लिलित कहती है कि या तो सोफी हमारे साथ जाएगी या फिर मारी जाएगी। जुडास ये सब संभाल लेगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि नोवा असल में लिलित का ही साथी है और उसका नाम जुडास है। इधर सोफी थायसन को मजबूरन मैक्स के सामने आना पड़ता है। मैक्स उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल जवान दिख रही थी। सोफी मैक्स से कहती है कि मेरी बेटी को जाने दो, मैं तुम्हारी बीवी के 40 सालों के बदले $10 मिलियन दूंगी, तुम लोग नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। लेकिन मैक्स ठहरा डोनेशन ऑफ द ईयर वो सोफी की इस चाल में नहीं आता। मैक्स कहता है कि हमारे पास मारी है और तुम्हारे पास एलिना के 40 साल, अगर तुम हमें वो लौटा देती हो तो हम मारी को जाने देंगे। सोफी कहती है कि मुझे मारी से बात करनी है। मैक्स कहता है कि तुम्हें अकेले ही मेरे साथ अंदर जाना होगा, नहीं तो मेरी वाइफ ट्रिगर दबा देगी। थोड़ा सोचने पर सोफी मान जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं काया मैक्स से पूछती है तुम सीधा सोफी थायसन से ही बात करना चाहते थे, तुम्हें कैसे पता वो खुद ही यहाँ पर आई हुई है। इस बात का मैक्स के पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ जाती है कि ये कोई जाल है। इससे पहले वो मैक्स को मार पाते नोवा सोफी पर गोली चलाता है और काया नोवा को मार देती है। तभी लिलित के लोग सोफी के लोगों पर फायर करते हैं और सोफी के लोग लिलित के लोगों पर गोलियां बरसाते हैं। मैक्स बड़ी मुश्किल से अंदर जाता है और तभी एक गोली आकर लिलित को लगती है और एडम ग्रुप की लीडर मारी जाती है। एडम ग्रुप के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मैक्स मारी और एलिना को लेकर वहां से भागता है लेकिन कार के पास आने पर मारी एलिना पर गन पॉइंट कर देती है। इस बात से एलिना को गुस्सा आ जाता है और वो मारी को बहुत मारती है और उसे गाड़ी में डालकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में मैक्स एलिना से कहता है अब तो हमें पता चल गया है कि ये सोफी थायसन नहीं है, हमें इसकी जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। इस पर एलिना कहती है कि ये अपनी मॉम से ले लेगी 40 साल। मैक्स कहता है कि इसकी मॉम तो मर चुकी है। अब तक मैक्स किसी भी तरह से एलिना की जवानी वापस लेना चाहता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं चाहता। वो किसी बेकसूर की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। लेकिन अब एलिना बदल चुकी है, वो किसी भी कीमत पर जवान होना चाहती है। मैक्स कहता है कि हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तभी एलिना कार को रोकती है और अपनी गर्दन पर चाकू रखकर मैक्स को बाहर जाने को कहती है। मैक्स गाड़ी से बाहर निकल जाता है और एलिना मारी को लेकर डॉक्टर बक के पास चली जाती है। कुछ टाइम बाद वहाँ डॉक्टर बक की पूरी टीम आ जाती है।
वो लोग मारी को अपने साथ ले जाते हैं और एलिना के 40 साल उसे वापस मिल जाते हैं और मारी को अकेले छोड़ देते हैं। तभी एक बस आती है जो मारी को अपने साथ ले जाती है। मारी एक एयरबेस पर आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी मॉम यानी सोफी थाइसन को जिंदा देखकर खुश हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस टाइम सोफी थाइसन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, इसलिए वो आज जिंदा है। सोफी काया से कहती है कि हमें जल्दी ही उन लोगों को पकड़ लेना चाहिए, पर काया कहती है कि मैं आपसे तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने बहुत से घर जलाए हैं और बहुत से एक्सीडेंट भी करवाए हैं। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जरा मारी को देखते हैं जिसकी उम्र अब बढ़ने लगती है। मारी अपनी मॉम से कहती है कि आप मुझे मेरे 40 साल दे दो, लेकिन सोफी ऐसा नहीं करती। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक डोनर जरूर ढूंढ कर रहूंगी, अभी मुझे मेरे काम को पूरा करना है और मुझे ताकत की जरूरत है। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एलिना को देखते हैं जो अब प्रेग्नेंट है। उसने किसी और से शादी कर ली है और ये सब मैक्स दूर से देख रहा था। अब मैक्स एडम ग्रुप के जो बचे हुए लोग हैं उनके साथ सोफी थाइसन और एयन कंपनी को खत्म करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि मैक्स समझ गया है कि किसी की जिंदगी खरीदना उसकी जान लेने के बराबर है। जब तक एयन रहेगा तब तक गैर कानूनी क्लिनिक्स चलते रहेंगे, इसलिए उन्हें खत्म करना जरूरी है। और यहीं पर यह मूवी